लेक्चर के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको। अच्छा, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखिए जी, डी नोवो pyrimidine सिंथेसिस एंड प्यूरिन सिंथेसिस आ जाता है हमारे पास। अभी डी नोवो बता रहे हैं, यानी कि न्यू ब्रांड न्यू जो है pyrimidine और जो है हम प्यूरिन बना रहे हैं। इसमें अब ये देखिए, वेरियस इम्यूनोसप्रेसिव एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स फंक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। अब वो क्या करें, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को रोक रही हैं। अगर वो बैक्टीरिया के अंदर रोक रही हैं तो बैक्टीरिया नहीं काम कर पाएगा। कि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं तो वो जो उनसे है ना ह्यूमन सेल्स के अंदर नहीं बनने देंगी, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसिव जो उनसे वो ये जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है उसके अंदर नहीं बनने देंगी। अब इसमें ना हमने पीछे पढ़े थे गैग, सही है। तो गैग बनाते हैं प्यूरी, ठीक है। यहाँ पे आया था कैट्स पर अंटिल दे गैग। तो ये हमारे पास आ जाता है कि पर यानी कि प्यूरीन बनाने के लिए हमें गैग चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ये देखिए मैंने टेट्राहाइड्रोफोलेट बताया था, ये देखिए ये वाली जो चीज़ है ये ग्लाइसिन से आ रही है। ग्लूटामेट जो है वो नाइट्रोजन दे रहा है और एस्पार्ट जो है ये वाला नाइट्रोजन दे रहा है। अच्छा, इसमें ना अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सा था वो इस तरह से था कि जी हमने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दी है और जो है ना हम सेल के अंदर देख रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस है, तो वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करता है। तो आपने वो ये याद रखना था, एक टीसीएस साइकिल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, लेकिन ये वाला प्रोसेस भी आपके जहन में आना चाहिए। अगर ऑप्शन में होता है तो आपके ये रहेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये सिंथेसाइज हो रहा है जहाँ पे, या CPS2 जो सा एंजाइम आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम है जो यूटिलाइज़ कर रहा है CPS2, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया ग्लूटामीन और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें एस्पार्टेट भी चाहिए, तो एस्पार्टेट भी आ रहा है भाई। जब बनने हैं उसके दो रिंग तो हमें नाइट्रोजन चाहिए, कैसे, एक ग्लूटामीन ने नाइट्रोजन दे दी, कार्बन यहाँ से आ गया, दूसरा जो एस्पार्टेट ने भी नाइट्रोजन दे दी, ठीक है। यहाँ पे आया तो ग्लूटामीन ने नाइट्रोजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड दी, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, CPS2 एंजाइम है। इसके बाद यहाँ पे अब लीफ्लोनामाइड जो है उसने बनाना है और ऑटिक एसिड। आप यकीन इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। अब ये आपने ये वाली जो चीज़ है, अच्छा पहले हम देख लेते बनेगा आगे, UMP बनेगा, UDP बन जाएगा, UDP से फिर जो DUDP बनेगा, और DUDP से DUMP और DTMP बनेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यहाँ पे PRPP जो है वो राइबोस 5 जो है राइबोस 5 फॉस्फेट से जो है ना PRPP से आगे PRPP बन गया, ठीक है। PRPP सिंथेसिस से PRPP बन गया, और ये सारा फिर यहाँ पे AMP GMP, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एडिनोसिन, ठीक है, एडिनिन गुआनिन आ गई, ये थायामीन आ गई, और ये साइटोसिन का आ गया जो है ना इनिशियल पार्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप अब यहाँ पे ना मैं पहले डिजीज़ के मेंशन कर दूँ। CPS2 वाली डिजीज़ तो नहीं आती होती है, लेकिन ये आपने याद रखना कि CPS2 यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। डिनोवो सिंथेसिस प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर CPS2 है। एक कार्बोमाइल फॉस्फेट एक और एंजाइम भी है, हम उसका बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी ओरोटिक एसिड यूरिया अगर हो रहा है डिनोवो सिंथेसिस वाला, तो इसमें ओरोटिक एसिड जमा हो रहा है, ठीक है। ओरोटिक एसिड से आगे UMP नहीं बन रहा, लेकिन तो फिर क्या होगा, यहाँ से पाथवे आगे नहीं जा पा रहा, आगे नहीं जाएगा तो ओरोटिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, ब्लड यूरिन में भी आना, ब्लड में भी ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन में भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो यूरिया कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा, सही है। अब जो हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर CPS2 का डिफेक्ट होता है ना, या वो उधर जो भी एंजाइम का डिफेक्ट होता है उसके अंदर भी ओरोटिक एसिड इंक्रीज ज़रूर होता है, लेकिन उसके अंदर साथ अमोनिया बढ़ता है, तो हाइपर अमोनीमिया होता है। हाइपर अमोनीमिया के साइन जो है स्टैक्सिस होता है, हाथों में जो है ना वो ट्रेमर सा होता है, तो वो आएगा आपके पास क्वेश्चन स्टेम में। अगर वो कहते हैं कि जी एक पेशेंट आया, उसके जो है ना ब्लड के अंदर, वो ये आपको डायरेक्ट बताते हैं कि ब्लड के अंदर जो ओरोटिक एसिड आ रहा है, लेकिन आपको साथ वो कह देते हैं कि जी उसके अंदर ना ट्रेमर्स आ रहे हैं और कोमा आ रहा है और इस तरह के न्यूरोलॉजिकल साइन आ रहे हैं, तो फिर आपने यूरिया साइकिल की तरफ सोचना है कि यूरिया साइकिल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। अगर वो ये कह रहा है सिर्फ ओरोटिक एसिड आ रहा है और उसके बाद जी कुछ इस तरह के साइन बता रहे हैं कि AMP GMP नहीं बन रहा, जिसमें हम कहेंगे कि जी DNA नहीं सही तरह से बन रहा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह लें कि हो रहा है, तो फिर हमने जो है ना वो हमने सोचना है ओरोटिक एसिड यूरिया डिफेक्ट है, डिनोवो प्यूरिन जो है ना सिंथेसिस का डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना इसके दरमियान में डिफरेंस करना अब ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है,
सही है। अब यहाँ पे ये तो आगे डिजीज़, लिफ्लोनामाइड जो सी है ये यूज़ होती है हमारे पास, ये देखें इनहिबिट्स DABS में, बस ये सिंथेसिस लिखा हुआ है क्या पे, मुझे इसका फ़िलहाल याद नहीं है कि इसका एंटी न्यूप्लास्टिक इफ़ेक्ट होता है या नहीं, लेकिन ये होता है कि एक ड्रग जो यूज़ होती है, ये बेसिकली ड्रग नहीं होती, बस ये है एक कंपाउंड जो कि इसको इनहिबिट करता है। इसका यूज़ एज सच फर्स्ट एड में कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए बस ये है कि यहाँ पे ये लिफ्लोनामाइड का क्वेश्चन में भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये हाइड्रोक्सी यूरिया का बहुत पूछा जाता है जी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हाइड्रोक्सी यूरिया वैसे तो यहाँ पे ये जो है ना इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है ना, ठीक है। और राइबो, इसको आर एन RT, इसको RR कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है, ये इसको इनहिबिट कर रही है। तो ये बेसिकली हाइड्रोक्सी यूरिया का इसको इनहिबिट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाइट ब्लड सेल्स को भी डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या इस तरह की जो डिजीज़ है, या सोराइसिस है, या इस तरह की जो डिजीज़ है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसके अंदर हम हाइड्रोक्सी यूरिया को यूज़ करते हैं। लेकिन आपने खैर ये भी याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा इस्तेमाल आता है ना, जो सिकल सेल एनीमिया में आता है, इसका ये मैकेनिज़्म नहीं पता किस तरह से, लेकिन ये होता है कि ये HbF को जो है ना बढ़ाती है सिकल सेल डिजीज़ में, तो इसलिए ये वहाँ पे यूज़ होती है। तो यहाँ पे इस इस्तेमाल से ज़्यादा इस्तेमाल इसके क्वेश्चन इसके उसमें आते हैं सिकल सेल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। या फिर एक और होता है हमारे पास ब्लड जो है ना कि माइलोजेनस डिजीज़ होती है, माइलोजेनस डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है, वो इसके अंदर इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हम इसी पाथवे को इनहिबिट करें। खैर बात कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन आपने ओरोटिक एसिडूरिया याद रखना है, और आपने इसको सिर्फ CPS2 याद रखने की, पहला एंजाइम CPS2 है। ग्लूटामेन को एस्पार्टेट को जहन में रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो कोई मसला नहीं है। हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल आगे कि यूडी, ये बस ये याद है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक ही यूनिक सा एंजाइम है, उसी को रोकती है, यहाँ पे इसका मेन मैकेनिज्म। यहाँ पे जनाब ये आपको बहुत ज़्यादा खपाएगा, ये आगे भी हमेशा। यहाँ पे देखें मेथोट्रेक्सेट, TMP, पायरेमेथामीन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हमेशा आता है। मेथोट्रेक्सेट को आपने याद रखना है, ये इनहिबिट डिहाइड्रोरेडक्टेज फॉलेटेज इन ह्यूमन। मेथोट्रेक्सेट इंसानों के अंदर रोकती है, ठीक है, इस एंजाइम को डाइहाइड्रोरेडक्टेज को। बैक्टीरिया के अंदर ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है जी, TMP SMX वाला जो है, और प्रोटोजोआ के अंदर पायरीमेथामीन, सही है। ये अब आपने याद रखना कि प्रोटोजोआ के ये पायरीमेथामीन, आई थिंक ये प्रांजी क्वांटल जो से वो वाली ड्रग्स आती हैं, तो ये अब खैर वो भी कंफर्म कर लेंगे जब हम उस पर पहुँचेंगे। तो ये आपने याद रखें कि प्रोटोजोआ, पायरीमेथामीन, ठीक है, हाइड्रा है, सारे डाइहाइड्रोफोलेटेड रिडक्टेज के इनहिबिटर हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर पी से पायरीमेथामीन वाला, बैक्टीरिया के अंदर ट्राईमेथोप्रिम है, और ह्यूमन्स के अंदर मेथोट्रेक्सेट है। फाइव फ्लोरोयूरेसिल से ये भी यूज़ होती है। ये बेसिकली क्या होती हैं कि ये इनका ना एनालॉग होती हैं, इस एंजाइम के अंदर जाके ये उसकी नकल होती हैं, उस एंजाइम के अंदर जो है ना जाके नकली कॉपी जो से उसके अंदर चिपक जाती है, और इस एंजाइम को फिर वो इस प्रोडक्ट को उसके अंदर लगने की जगह नहीं देती, जिसकी वजह से एंजाइम ब्लॉक हो जाता है थायमिडीन सिंथेसिस। तो ये इनका बेसिकली काम होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल का। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमारे अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें तो इसमें आपको 5-फ्लोरोयूरेसिल आ गया, एंड इट्स प्रोडक्ट का कैपेसिटाराबीन, ठीक है, कैप्सटाराबीन जो सा ये एंटी कैंसर ड्रग है, ये फॉर्म 5 डम्प विच इनहिबिट्स थायमिडीन सिंथेसिस। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अच्छा, ये पहले देख लें आप, 6-मेरकैप्टोप्यूरिन एंड इट्स प्रोडक्ट एजाथाइप्रिन इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस, गुआनिन, ये जो है गुआनिन फॉस्फो राइबोसाइल ट्रांसफरेज, ये जो आगे ये PRPP से आगे जो है ना IMP को नहीं बनने दे रही। 6-मेरकैप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट और एजाथाइप्रिन, मेथोट्रेक्सेट यहाँ पे भी काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है। Azathioprine is metabolized by purine degradation pathway, can lead to immunosuppression when administered with xanthine oxidase inhibitor। इसमें ये कह रहा है कि जो एजाथाइप्रिन है, पहले आपने बेसिकली 6-मेरकैप्टोप्यूरिन दी, 6-मेरकैप्टोप्यूरिन जो है वो एक्टिवेट हो गया, सॉरी उलट है, आपने दी एजाथाइप्रिन, एजोथाइप्रिन मेटाबोलाइज होके उसने 6-मेरकैप्टोप्यूरिन बना दिया। अब 6-मेरकैप्टोप्यूरिन जो सी है इसने
जब अपना काम कर लेना है उसके बाद जब इसने डिग्रेड होना है तो इसने डिग्रेड होना है ये प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे से। अब आपने प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे में जो है ना ज़ोआंथीन ऑक्सीडेज भी दे दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि ये इम्यूनो सप्रेशन करवाना शुरू कर देगी। आपने जैसे दी हुई है ये जो है ना ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, लेकिन अब क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन एक्सेसिवली होना शुरू हो जाएगी तो डिजीज़ उल्टा आना शुरू हो जाएंगी। सही है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास आता होता है कि ये थोड़ा सा ये इतना मुश्किल नहीं आता, लेकिन उसमें होता है कि अगर आपने इसको एक ऐसी ड्रग है जो प्यूरिन को की सिंथेसिस को रोक रही है, अगर आपने उसको ज़ैंथिन यूरिक एसिड को जो है ना लोअर करने वाली ड्रग के साथ दे दिया तो वो जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है। मिथाइल माइक्रोफेनोलेट और रिबाविरिन जो से इनहिबिट इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इनके भी क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं देखे गए, लेकिन ये याद रखना। अच्छा, मैंने आपको जो बतानी थी बात वो ये थी कि जब आप इसमें ना आता है हमारे पास कि आप जब फोलेट ये जो से आप जब टीएमपी देंगे ना, मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, तो मेथोट्रेक्सेट का जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए आपके पास जो है ना वो एक मेडिसिन होती है ल्यूकोवोरिन, वो होती है। लेकिन वो जो ल्यूकोवोरिन है वो इसको यहाँ से साइकिल को किसी ना किसी तरह चला देती है, तो काम जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो ज़रा कम हो जाती है, तो काम चल पड़ता है। लेकिन जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है ये ल्यूकोवोरिन से करेक्ट नहीं होती। ल्यूकोवोरिन बेसिकली क्या है कि उसको रेस्क्यू ड्रग कहते हैं। आप बाद में इसका जो है ना हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है इस तरह होती है, तो ये आपने बस याद है ल्यूकोवोरिन मेथोट्रेक्सेट के अंदर काम आती है, 5-फ्लोरियोसेल में काम नहीं आती। अब ये देखिए जी, CPS1 की बात की मैंने बताया था CPS एंजाइम है। CPS2 जो सा वो कह रहा है कि जी कहाँ पे होता है, साइटोसोल में, और ये मोस्ट सेल के अंदर होता है। जो CPS1 है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कहाँ पे होता है, यूरिक साइकिल के अंदर और लिवर के अंदर होता है। यही मैंने कहा था जनाब कि जो CPS2 है 1 है वो कहाँ पे, लिवर के अंदर हो रहा है, यूरिक साइकिल का पार्ट है। CPS2 जो है वो सारे मोस्टली सेल्स के अंदर और साइटोसोल के अंदर होता है। तो जी यहाँ पे हमारी अब बहस काफ़ी हद तक कंक्लूजन को पहुँच गई है। उम्मीद है आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होगी। कोई चीज़ रह गई हो तो बताइएगा, हम उसको इंशाल्लाह अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे या अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये देखें जी, डिनोवो में एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन NTHF चाहिए होता है, गैग वाली चीज़ें। सही है जी, हो गया। इसके अंदर से एक दफ़ा रिवीजन करवा दूँ तो हाइड्रोक्सी यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आता है, पूछा जाता है, आपको बस ये पता होना चाहिए। हाँ, इस तरह पूछ सकते हैं कि जी एक बच्चा है उसको हेपेटाइटिस, उसको सॉरी सिकल सेल डिजीज़ है, और आपने सिकल सेल डिजीज़ से बचाने के लिए एक ड्रग दी है जो कि उसकी HbF को बढ़ा देती है। किस मैकेनिज़्म से बढ़ाती है वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दी ये ड्रग एक और काम भी करती है और एक और एंजाइम को भी रोकती है। किस एंजाइम को रोकती है वो आपने याद रखने की, जी राइबोसाइल न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को रोकती है। या वो आपसे डायरेक्ट ये एंजाइम का नहीं पूछ सकते, वो ये पूछ सकते हैं कि जी ये कौन से प्रोसेस को रोकती है, तो आपने याद रखना कि pyrimidine बेस की प्रोडक्शन डिनोवो सिंथेसिस को रोकती है। सही है, तो ये इस तरह से USMLE में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए आपको मैकेनिज़म्स पता होना ज़रूरी है कि कौन सी ड्रग किस तरह से एक्ट करती है। एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्पेसिफिक एंजाइम का नाम या ना भी याद हो तो आपको कुछ थोड़ा सा हिंट होनी चाहिए कि कहीं यहाँ पे कर कहीं एक्ट करती थी। ये देखें ना, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट पाथवे पे कह लें कि एक्ट कर रही है। सही है, तो ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।